हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड। ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गुड गवर्नेंस के क्या क्या सिग्निफिकेंट है, बेसिकली इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड गवर्नेंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट के द्वारा की जाती है। इकोनॉमिक प्रोसेस में भी अनस्टेबल होती है कभी कभी, और उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई, जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस, वूम टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट और वूम टू डिस्ट्रीब्यूट और इन्वेस्ट और सम ऑफ challenges that a state might face in course of economic development। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टेट होते हैं उसमें उसको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और सोसाइटी में किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट तभी होगी जब अलग अलग कास्ट, रिलीजन को मानने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग या उनके ग्रुप एक साथ में सोसाइटी में रहे हार्मनी के साथ। इफ देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, it may cause unrest in society if the citizen feel that they are not treated fairly and equally। अगर गवर्नमेंट किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा अटेंशन दे और बाकियों को ना ट्रीट करे इक्वली, फेयरली, तो इससे जो है सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और ऐसे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के भेदभाव होंगे लोगों के बीच। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो होगी वो सोशली सभी को फेयरली और इक्वली ट्रीट करे। Thus, it is important for state and administration to ensure the right accommodation for minorities and the section which are marginalized, so as to ensure peace in the country। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो इस बात पर ध्यान दे कि जो माइनॉरिटी है उनको सही से गाइड करे कि क्या उनके लिए काम अच्छे होंगे, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में। तो इससे कंट्री में पीस बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टेट इज इग्नोरिंग विमेन ऑफ द सोसाइटी, दे माइट फील इग्नोर्ड एंड रिजोर्ट टू वेज दैट मे कॉज अनरेस्ट इन द स्टेट। अगर एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट है वो वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में इग्नोर कर रही है, तो फिर उनको फील होगी कि हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में स्टेट में, किसी भी कंट्री में या सोसाइटी में एक अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होगी जो कि उनको बहुत बुरा लगेगा। Therefore, it is the duty of the government and administration to look after these matters, find policy accurately, and implement them in a way that it satisfy the group by cycle or community needs। तो ऐसे में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि वो इन मैटर पर ध्यान दे और पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि उनकी इम्पोर्टेंस को और उनका जो पोजीशन है उनमें डेवलपमेंट हो कम्युनिटी में। Political development. Politician of a state need to follow the rules, regulation and the constitution of the state to make sure that there is a peace in society। जो भी पॉलिटिशियन हो गए स्टेट में वो प्रॉपर रूल को फॉलो करे, जो उनके लिए रेगुलेशन बनाए गए उनको फॉलो करे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपना रेगुलेशन स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में पीस बना रहेगा। But firstly, a good competition among the political parties should be encouraged, and the need to design policies that are benefiting for the citizen should be kept in mind। और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि एक जो अनदर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके कंपटीशन, उनके बीच गुड कंपटीशन रहे और दूसरे डिज़ाइंस को एनकरेज करे और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे जो सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल हो। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस।
Collaborative government focus on the collaboration of government, community and the private sector. कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट एक तरीके से गठबंधन वाली सरकारें जिसमें कि एक से ज़्यादा पार्टीज हो, या फिर एक से, जैसे प्राइवेट सेक्टर में एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स हो लोगों के, तो उस तरीके से कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट है. In the area of policy making, public management, problem solving and decision making, both in formal as well as informal sector, collaborative government act as more effective option for its effective working. Collaborative government depend on these three things. Collaborative network is another form of collaborative governance. In the collaborating network, people collaborate to achieve solution of a problem despite the similarities in the culture, geography. Advantages of collaborative government. क्या क्या advantages है? Create a platform for better understanding of a problem. Since it involve many stakeholder, it allow them to work together. जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकहोल्डर होंगे तो वो एक दूसरे को वर्क साथ में करने के लिए एनकरेज करते हैं और एक बेटर प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड होता है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस में. हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो उसको सॉल्व जल्दी किया जा सकता है. Collaborative governance focus on collaboration of stakeholder, action and solution to problem are delivered more effectively. It may also offer new manner idea regarding implementation of strategies. It allow entry of wide range of ideas, suggestion in the process of policy making. Basically इसमें जो है stakeholder जो होंगे ज़्यादा होंगे तो उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी वाइड रेंज की होंगी और उनके जो आइडिया सजेशन होंगे वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि ज़्यादा लोगों के अंदर आइडियाज़ होंगे तो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी किसी भी पॉलिसी की डिसएडवांटेज होंगे तो वो उनको जल्दी हाईलाइट करेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. इट अलाउ सिटीजन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मोर क्लोज्ड मैनर. Lays emphasis on closer relationship between citizen and government. It empowers citizen to be representative and encourage involvement in an institution of decision making. It combines skill and capacities of various stakeholders as well as government. अब इसमें हम कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के. द होल प्रोसेस में भी टाइम कंज्यूमिंग. जब इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, तो एक नॉर्मली सी बात है कि टाइम तो लगेगा ही बहुत ज़्यादा. इट्स पॉसिबल दैट एग्रीमेंट ऑफ सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैन नेवर बी रीच थ्रू. अगर जैसे मान लो बहुत सारे स्टेक होल्डर है, मोर देन वन स्टेक होल्डर है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. अब अगर मान लो कोई एक उस पॉलिसी को सही बोल रहा है लेकिन दूसरा उसको गलत कह रहा है तो उसमें एक म्यूचुअल डिसीजन नहीं हो पाएगा. तो इस चक्कर में इसमें ये इसकी डिसएडवांटेज है. द एग्रीड सोल्यूशन में नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट. और क्या पता वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेड ना हो जो भी उन्होंने अपना प्रोसेस किया है. Since collaborative governance is a complex web with many stakeholders at time, individual role and responsibility may become unclear. तो हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने अलग ओपिनियन होते हैं तो शायद किसी के ओपिनियन से किसी को ठेस पहुँचे या वो उसके ओपिनियन पर सहमत ना हो, तो इसमें ऐसा होगा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस में. Few stakeholders might act in biased way regarding the institutional organization of state. कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए biased होंगे stakeholder. Stakeholder who are powerful may manipulate the whole process. अगर कोई stakeholder है यानी कि जो कोई गवर्नमेंट पार्टीज में कोई पावरफुल लीडर है तो वो पूरे प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको दबा सकता है उनके लोगों की आवाज़ को, और वो अपने डिसीजन को एज अ होल डिसीजन भी बता सकता है. इन सॉल्विंग अ पॉलिसी प्रॉब्लम एट टाइम कोऑर्डिनेशन कैन बिकम एन इशू. ट्रस्ट इशू, पावर इम्बैलेंस, कल्चर, रेस, हिडन मोटिव अमंग द स्टेक होल्डर.
कैन एक्ट एज अ बैरियर टू अचीव गोल्स। इसमें बहुत सारे बैरियर होंगे, जैसे कि किसी भी अगर हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के थ्रू कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम भी हो सकती है उस गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि कल्चरल रेस हो गई और उनके पावर इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट में पावर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोगों के बीच में, और उनके बीच ट्रस्ट इशू अगर होंगे तो नॉर्मलाइज सी बात है कि जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। It also argued that collaborative governance cannot provide stability and consistency in the to the institution। और ये भी कहा जाता है कि कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जो है वो स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकती किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अब है नेटवर्क गवर्नेंस। Concept of network governance. Network governance is a form of governance based on social control rather than bureaucratic structure and formal contracts or relationship। नेटवर्क गवर्नेंस जो है वो सोशल कंट्रोल्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है रादर देन ब्यूरोक्रेटिक और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की। Congress argued that network governance was the result of academic interest on corporative state theory, policy network, delivery of service when various stakeholders of policy try to create consensus among them on matters related to policies, delivery of public services. It does not depend on either market or the on the hierarchy. Network governance is formed by many independent partners, but it is based on symbiotic relationship between them. It involves informal social system rather than bureaucratic structure. It focuses on privatization, public-private partnership, and contract on agreement-based situation. It tries to coordinate different economic activities rather than competition and hierarchies within the market. Network governance depends on the global business risk. Also, it depends on the information technology sector influence on the network. Although not all scholars accept this theory, if you doubt its ability to perform as democratic governance structure, few on the other hand see it effective and efficient delivery of public goods and services। बेसिकली नेटवर्क गवर्नेंस में ये आर्ग्यू है कांग्रेस के द्वारा कि जो इसका जो सर्विस प्रोवाइडिंग होगी, डिलीवरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग है पब्लिक के लिए, वो बहुत ही लेट होगी, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, जैसे कि मार्केट में भी और इकोनॉमी में भी और प्राइवेटाइज। और ये जो है नेटवर्क गवर्नेंस वो फोकस करती है प्राइवेटाइजेशन पे, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन करना बेसिकली, और उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना और एक एग्रीमेंट साइन करना, दोनों एक प्राइवेट पार्टी के बीच में और गवर्नमेंट पार्टीज के बीच में। Policymakers across the globe are now experimenting with ideas, innovative ways of collaboration that tries to bring together diverse stakeholder group of the policy to be made and implemented and provide a more cohesive and all-inclusive responses. Taking a network approach to public governance shows more reliance on networks as a guide to mobilize as well as involve citizen organization in the process of development, policy implementation, and monitoring of public policy. The rise of network governance and the new collaborative ethos of public institutions point to a more fundamental transformation and portfolioization of the network paradigm, which Castells term the rise of network society। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर लोग इसके आर्ग्यू करते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में भी है, कि जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो नेटवर्क गवर्नेंस को इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपनी कंट्री में, तो उसके अलग अलग अप्रोचेज हैं, उस पर गवर्नेंस ज़्यादा रिलायंस रहती है, और कोई भी इशू हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। Governance. It is a framework to demonstrate accountability, role, and decision-making authority to ensure state administration via digital presence. It confirms that its website, channel, etc. are opening from the citizen for the citizen.
बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस ये है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी तरह के डिसीजन को इस वेबसाइट पर, यानी कि जो उनकी डिजिटल प्रेजेंस है उस पर अपलोड करे, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, और ये भी कंफर्म करे कि ये गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि सिटीजन्स के लिए ओपन की गई है। Government is attempting to improve the system of administration by have active public service delivery to the citizen of the state। बेसिकली डिजिटल गवर्नमेंट में गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट है वो अपने सभी जो उन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है इन वेबसाइट पर, जिससे कि जो हमारे कंट्री के सिटीज़न है उनको भी प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइडेड हो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर। इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन communication technology have assisted in the reinvention of government to adapt and adopt the needs and desire of the citizen. It has transformed the institution of state for smooth delivery of public policy as well as policy implementation. In the present era, democracy worldwide believed that digital governance will be the future of governance as well as I am in the station। अब के प्रेजेंट एरा में इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड वाइड में, तो वो बिलीव करते हैं डिजिटल गवर्नेंस में, और उनका मानना है कि जो डिजिटल गवर्नेंस है वो ही आने वाला फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा। किसी भी पॉलिसी को डिस्क्राइब करना और उसके बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हम डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं। Digital governance is application of information communication technology to functioning of government for good governance, tries to improve information and delivery of service, and also encourage participation of citizen in the process of decision making, making the government more accountable, transparent and efficient, and also mean providing public access to information to the internet by government the whole system of administration। इसमें कहा गया है कि अगर जैसे गवर्नमेंट अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को अपलोड करेगी तो उससे जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है उनमें भी इम्प्रूव होगा, और इससे लोगों में इंकरेज पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, और वो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं और क्या क्या उनके लिए बेनिफिट है और क्या नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में ये बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।